कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? तो शुरू करें। जय हिंद। इडियम्स सब तैयार हैं? आज फिर इडियम्स, और एक भी इडियम्स गलत नहीं होने चाहिए। कुछ इडियम्स में रिपीट भी होंगे, तो सारे इडियम्स पे ध्यान रखना है। चलो शुरू करते हैं। He was confident that all his present sufferings will soon blow over. वो कॉन्फिडेंट था, उसको पक्का अपने पे भरोसा था, यकीन था कि उसके जो सफरिंग्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ब्लो ओवर हो जाएंगे। ब्लो ओवर जो है टेक्निकली फ्रेजल वर्ब है। ब्लो ओवर जो है वो टेक्निकली फ्रेजल वर्ब है। और इसका मतलब क्या होगा? तो मुसीबत से हम क्या उम्मीद करेंगे? जल्दी खत्म हो जाए, ये तो नहीं चाहेंगे कि चलता रहे। तो ब्लो ओवर फ्रेजल वर्ब हो गया। जनरली ये इडियम नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। और ब्लो ओवर का मतलब है गुजर जाना, खत्म हो जाना। तो क्या हो जाएगा? पास ऑफ। क्या हो जाएगा? पास ऑफ। ब्लो ओवर गुजर जाना, पास हो जाना। The teacher advised the student to take into account. टीचर ने स्टूडेंट्स को सलाह दिया तो टेक इनटू अकाउंट, कंसीडर करें द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स, कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उम्रदराज लोग हैं, वो जो सलाह दें, उस सलाह को हम लोग क्या क्या करें? तो कंसीडर करें। जो बुजुर्ग सलाह दें उसको हम लोग, टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू टेक इनटू अकाउंट द एडवाइस गिवन बाय द एल्डर्स, कि जो बुजुर्ग द्वारा सलाह दिए गए हैं, तो उसको क्या करें? उस पर ध्यान ना दें, उसको नजरअंदाज कर दें। टेक इनटू अकाउंट, टू ओबे पालन करना, टू नेग्लेक्ट नजरअंदाज कर देना, टू कंसीडर उस पर विचार करना, टू रिजेक्ट खारिज कर देना। तो टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना, कंसीडर। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है विचार करना, किसी चीज को कंसीडर करना। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट, विचार करना, कंसीडर करना किसी चीज को। ठीक है, विचार करना या कंसीडर करना, टेक इनटू अकाउंट। तो क्या हो जाएगा? सेकंड, टू कंसीडर। The lawyer asked his assistant to collect the details regarding the pros and cons of the case. तो लॉयर आस्क्ड हिज असिस्टेंट, लॉयर ने अपने असिस्टेंट को कहा, टू कलेक्ट द डिटेल्स, टू कलेक्ट द डिटेल्स, कि वो कलेक्ट डिटेल्स इकट्ठा करे, कलेक्ट करे, रिगार्डिंग द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द केस, की केस का जो प्रॉस एंड कॉन्स है। अब इसका सेंटेंस देखो, सेंटेंस लिखा तो मीनिंग क्लियर हो जाता है अपने आप। क्या मीनिंग क्लियर हो रहा है? क्या मीनिंग से आ रहा है? तो प्रॉस एंड कॉन्स है, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है? चढ़ाव, इन्स एंड आउट्स, मतलब अंदर की चीज और बाहर की चीज, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, कमजोर और मजबूत पक्ष, फॉर एंड अगेंस्ट, कि उसके फेवर में कौन सा है और विपक्ष में क्या है। ठीक है, प्रॉस एंड कॉन्स। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब हो गया पक्ष और विपक्ष। तो इसके देखिए, इसका सारा को जो है मीनिंग जो है मिलता जुलता है, सारा मीनिंग लगभग मिलता जुलता है। तो प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब होगा किसी का फेवर में जो है और उसके खिलाफ जो है, मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, कि उसके फेवर में जो है, जो उसके खिलाफ, दोनों बातों का ध्यान रखें। प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष। पक्ष का मतलब हुआ साथ, हिंदी में कहते हैं प्रॉस एंड कॉन्स को पक्ष और विपक्ष। तो पक्ष और विपक्ष का मतलब क्या? पक्ष का मतलब हो गया फॉर और विपक्ष का मतलब हो गया अगेंस्ट। माय फ्रेंड turned a deaf ear to my tale of loss and refused the help me, refuse to help me होना चाहिए था, कि मेरे मित्र जो मेरी कहानी जो था, नुकसान की कहानी को, टर्न अ डिफ ईयर। अब टर्न अप डिफ ईयर मीन निकालना है, तो कहानी को नजरअंदाज कर दिया, एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी, और मना कर, मदद करने से मना कर दिया। मदद करने से मना कर दिया आपके नुकसान की कहानी को सुनने के बाद। इसका मतलब क्या? कि आपके नुकसान की कहानी का उस पर असर नहीं पड़ा, आपके नुकसान की कहानी का उस पर असर नहीं पड़ा। यही ना, यही सेंस, यही सिंपल सी बात है, कि आपके जो नुकसान वाली बात है
उसको असर नहीं पड़ा, उसको असर नहीं हुआ। तो माय फ्रेंड टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, ये पहले भी आ चुका है ऐसा। पेड नो हीड, कोई ध्यान नहीं दिया। वेंट फार अवे, काफी आगे चला गया। लिसन केयरफुली, काफी ध्यान सुना। टर्न हिज ईयर अवे, कान दूर कर लिया। मान लो अगर ये सब चीजें होती तो उसको ध्यान, अगर काफी ध्यान से आपकी बात सुना होता तो आपकी कहानी से प्रभावित होता, तो आपकी कहानी से प्रभावित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होना चाहिए? पेड नो हीड, की कोई आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपने उसको क्या कहा नहीं कहा, उसको कोई लेना देना नहीं था, कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदी में मैंने इस पर क्या कहा था, इससे पहले जो आया था हिंदी में, इसका मीनिंग बताया था मैंने कि सुनकर अनसुना कर देना, या कान पर जू तक न रेंगना। हिंदी में कहते हैं कान पर जू तक न रेंगना, यानी किसी बात को सुनने के बाद भी क्या कर देना? अनसुना कर देना। सुनकर भी किसी बात को अनसुना कर देना, ये होता है टर्न अ डेफ ईयर। सुनकर भी अनसुना कर देना, सुनते हुए भी किसी बात पर ध्यान नहीं देना। हेलेना वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ डिमेट्रियस, कि हेलेना जो था उसको डिमेट्रियस से बहुत ज्यादा, डेमेट्रियस, कहानी पढ़ेंगे हेलेना डेमेट्रियस, एज यू लाइक इट या मिडसमर नाइट ड्रीम करके कुछ शेक्सपियर का प्ले था, उसी में हेलेना और डेमेट्रियस कैरेक्टर थे। तो बोलिए, वॉज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव, तो प्यार कितना होगा? केयरफुली, सावधानी से प्यार होता है क्या? कंप्लीटली, पूरी तरह से। ब्रिलियंटली, शानदार ढंग से। कॉशियसली, संभल संभल के। तो ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से डूबकर, सिर से लेकर पांव तक। तो सर से लेकर पांव तक किसी चीज में डूबा है, हिंदी में कहते सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा है, पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। तो कंप्लीटली या पूरी तरह से जब बात करते हैं तो क्या लिखते हैं? ओवर हेड एंड ईयर्स, कंप्लीटली। बी, गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि गोपी काम तो करता है लेकिन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब इसमें जैसे एक्यूरेट मीनिंग नहीं पता है तो इसका पता नहीं चलेगा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि फिट्स एंड स्टार्ट्स हम कह रहे हैं। हो सकता है जल्दी जल्दी भी काम करता हो सकता है रुक रुक के काम करता हो, कुछ भी हो सकता है, जल्दी जल्दी भी हो सकता है, रुक रुक भी हो सकता है। इसलिए फिट्स एंड स्टार्ट्स का एक्यूरेट मीनिंग होना पता रहता है। कंसिस्टेंटली, लगातार। इरेगुलरली, रुक रुक कर। इन हाई स्पीड्स, बड़े उत्साह के साथ। इंथेजियसली, बड़े जोश के साथ। ये दोनों मीनिंग तो सेम ही हो गया, तो इसलिए सी और डी को तो काटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से तो एक, दोनों एक जैसा मीनिंग है। तो सीधा सीधा मीनिंग पता होगा तभी पता चलेगा। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, रुक रुक कर। इरेगुलरली, रुक रुक कर, कभी किया कभी छोड़ दिया, कभी किया कभी छोड़ दिया, तो कहते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। नरेश गोयल had to stand on his feet very early in his life, कि नरेश गोयल को अब स्टैंड ऑन हिज फीट, ऐसे नॉर्मल मीनिंग देखें तो अपने पैर पर खड़ा होना हुआ, यही तो मीनिंग हुआ। अर्ली इन हिज लाइफ, जीवन के शुरुआती दौर में ही, शुरू शुरू में ही। तो ये तो मुझे लगता है कि आसान सा है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको आराम से बना देंगे, आसानी से बना देंगे, है ना, आसानी से बन जाएगा। नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट, तो क्या होगा? टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, शारीरिक रूप से मजबूत होना पड़ा। टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़ा होना पड़ा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। टू बी सक्सेसफुल, सफल होना पड़ा। तो स्टैंड ऑन वंस ऑन फीट, यानी अपने पांव पर खड़े होना। अपने पांव पर खड़े होने का मतलब हुआ किसी से मदद लेने की स्थिति में नहीं रहना, बल्कि जो करना है अपने दम पे कर पाना, तभी अपने पैर पर खड़े, अपने पांव पे खड़े। इसका मतलब जो हमको करना होगा, जैसी मर्जी होगी वैसा करेंगे, यही तो है अपने पांव पे खड़े होना। तो कोई अगर अपने पांव पे खड़ा है, इसका मतलब वो सारा काम अपनी मर्जी से कर सकता है या करता है। तो क्या हो जाएगा? टू बी इंडिपेंडेंट, क्या हो जाना है? टू बी इंडिपेंडेंट। The possession of Jerusalem is a bone of contention between Israel and Palestine. कि possession मतलब क्या? अधिकार, कि जेरूशलेम का अधिकार किसके पास जाएगा? इजराइल के पास कि पैलेस्टीन के पास? ये तो सेंटेंस देखकर पता चलेगा इजराइल और पैलेस्टीन के बीच और जेरूशलेम का मुद्दा क्या है? झगड़े की वस्तु है, झगड़े की जड़ है कि कौन किसके अधिकार में रहेगा। तो सब्जेक्ट ऑफ पीस, ये तो सब इजराइल पैलेस्टीन का हाल देकर आप समझ ही रहे। सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, ये दोनों तो ऐसे कट गया। सब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर एक्सपोर्ट, ये तो ऑप्शन ही एकदम क्या है, ऐसा इससे आप आसाम से ढूंढ सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का मुद्दा, सब जानता है, बहुत ही फेमस टॉपिक है ये। द क्लर्क टर्न, ये तो इसी सेट में रिपीट हो जा रहा है। द क्लर्क टर्न a deaf ear to his officer's advice,
कि क्लर्क ने क्या किया कि उसके जो ऑफिसर का जो एडवाइस है, जो ऑफिसर का एडवाइस है, टर्न डिफ ईयर, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। टर्न डिफ ईयर का मतलब क्या? ध्यान नहीं देना। चलिए, कोई गायब भी होगा तो उसको टर्न डिफ ईयर था। टर्न डिफ ईयर का मतलब क्या होता है? किसी बात पे ध्यान नहीं देना। गायब, मुझे लगता है कुछ जैसे टच वच हो गया और गायब हो गया, डिलीट हो गया, हो गया। तो कोई बात नहीं, टर्न डिफ ईयर इससे पहले कई बार आ चुका है। टर्न डिफ ईयर मतलब क्या? किसी बात पे ध्यान नहीं देना। टर्न डिफ ईयर, किसी बात पे ध्यान नहीं देना। अनसुना कर देना, रिपीट ही हो रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। He expects his subordinates to be always at his beck and call. ये भी मुझे लगता है रिपीट ही है, पहले भी आ चुका है। He expects his subordinates, कि वो उम्मीद करता है उसके जो सबऑर्डिनेट्स यानी उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, जो उसके अधीन वाले लोग हैं, टू बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल। मतलब बेक, हम लोग क्या करते हैं, हम हमसे अगर कोई नीचे काम कर रहा है, हमसे अगर छोटा कोई पोस्ट वगैरह में, तो वो क्या करे, हमारे इशारों पर नाचे, जैसा हम चाहते हैं वैसा करते रहे, हमारा ऑर्डर सुने और वैसा करने लग जाए, हमारा ऑर्डर सुने और वैसा करने लग जाए। तो इसको कहते हैं टू रिमेन एट बेक एंड कॉल। टू रिमेन एट बेक एंड कॉल। तो एक्सपेक्ट, ही एक्सपेक्ट्स हिज सबऑर्डिनेट्स टू ऑलवेज बी ऑलवेज एट हिज बेक एंड कॉल, कि किसी के इशारों पर नाचते रहने वाले, यानी किसी के हुक्म पे रहना। एट हिज डिस्पोजल, एट देयर डेस्क, एट वर्क, एट रेस्ट। एट हिज डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या? कि जब वो चाहे तब तब आप उसके सामने हाजिर हो जाए। एट रेस्ट का मतलब आराम हो गया। एट वर्क का मतलब वो काम में लगा रहे। एट हिज डिस्पोजल। डिस्पोज का मतलब होता है किसी का इंतजाम करना, व्यवस्था करना भी डिस्पोज का मतलब होता है। एट वंस डिस्पोजल एक इडियम भी है, जिसका मतलब होता है किसी के इच्छा से या किसी के सुविधा के हिसाब से उपलब्ध होना। किसी के इच्छा या किसी के सुविधा के हिसाब से उपलब्ध होना। तो एट वंस बैक कॉल कहना है, इसका मतलब जब जो चाहेगा, जब उसकी इच्छा होगी, जब मर्जी होगी तब आप अवेलेबल है। जब वो कहे उठना है तो उठ जाना है, जब कहे बैठना है तो बैठ जाना है। ये वो एट वंस डिस्पोजल। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन, ये भी कई बार पूछा हुआ। इन द लॉन्ग रन, परमानेंटली, हमेशा के लिए, यूनिवर्सली, सार्वभौमिक रूप से, ओकेजनली, कभी कभार, अल्टीमेटली, आखिरकार। आखिरकार, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन क्या होना चाहिए बताइए? इन द लॉन्ग रन परमानेंटली होना चाहिए, क्या होना चाहिए? गेस कीजिए। परमानेंटली, अल्टीमेटली, यूनिवर्सली, क्या होना चाहिए? परमानेंटली, यूनिवर्सली, ओकेजनली, अल्टीमेटली। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब है कि आखिरकार, अंततः, अंत में जाके तो आखिरकार उसकी जीत हुई, अंततः उसी का जीत हुआ, अंत में वही जीता। तो इन आखिरकार या आखिरकार, अंत में, तो इसके हिसाब से मीनिंग क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली। क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली। इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, कि अगर आप बॉस के गुड बुक में है, इफ यू आर इन द गुड बुक ऑफ द बॉस, यू आर श्योर टू राइज क्विकली, तो निश्चित है कि आप तरक्की करेंगे जल्दी। तो निश्चित है कि आप तरक्की करेंगे जल्दी। अगर आप गुड बुक में है, अच्छे पुस्तक में है, अच्छे किताब में अपने बॉस के, तो उम्मीद है कि आप जल्दी क्या करेंगे? तरक्की करेंगे। ऐसा ही है। इफ यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ द बॉस, यू आर श्योर टू राइज क्विकली, कि आप जल्दी
पक्का राइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉस के गुड बुक में आप तरक्की करेंगे, इसका मतलब बॉस जैसा चाहता है आप वैसा कर रहे हैं। वर्क वेल फॉर द बॉस, क्या बॉस के लिए अच्छा काम करते हैं। प्रेज द बॉस, बॉस की तारीफ करते हैं। इन फेवर विद द बॉस, कि बॉस के पक्ष में आप कोऑपरेट विद द बॉस, कि बॉस को कोऑपरेट करते हैं। तो वैसे अगर आपका ठीक मीनिंग ना पता हो तो सारे मीनिंग ठीक ही लगते हैं। तो इन द गुड बुक्स ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का कृपा पात्र होना, किसी का कृपा पात्र होना। अब किसी का कृपा पात्र होने का मतलब क्या हुआ, किसी की नजर में अच्छा होना या किसी को पसंद आना। जैसे ब्लू आइड बॉयज था या ब्लू आइड गर्ल्स था इससे पहले इडियम में, वैसा ही है। तो किसी के नजर में अच्छा होना या किसी को पसंद आना, किसी को अच्छा लगना। तो अगर आप किसी को पसंद आते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी की नजर में आप अच्छे हैं, तो ये अच्छी बात है, बेहतर बात है, शानदार बात है, होना चाहिए ऐसा, है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या मीनिंग निकालेंगे, वर्क वेल फॉर, ये नहीं होगा। तो फिर क्या मीनिंग निकलेगा, इन फेवर विद द बॉस, कि आप बॉस के फेवर में, यानी बॉस का आपका फेवर का मतलब होता है कृपा, एहसान। कहते हैं हाउ विल यू डू मी अ फेवर, तो आप फेवर कर रहे हैं किसी का, मतलब इसका उसका पक्ष ले रहे हैं, उस पर एहसान कर रहे हैं, यही है फेवर का मतलब। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स तो रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी आया हुआ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो फटाफट बता दीजिए, फटाफट, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना फिर। तो वेरी क्विकली क्या हो जाएगा, वेरी क्विकली। इसको कहते हैं हिंदी में दिन दुनी रात चौगुनी, रैपिडली। इससे पहले जब भी ऑप्शन आता था उसमें रैपिडली रहता था, इस बार ऑप्शन क्या कर दिया, क्विकली। एक ही शब्द बदलता रहता है, बहुत जल्दी से दिन दुनी रात चौगुनी, बहुत जल्दी से, फटाफट फटाफट, तेज तेज से बढ़ना। प्रॉस एंड कॉन्स भी रिपीट ही हो गया है, प्रॉस एंड कॉन्स। तो मेजर द इंग्रेडिएंट्स, तत्व या इंग्रेडिएंट्स भी स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछता है, जिस चीज से कोई चीज बना होता है उसको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। ऑब्जर्व एटिकेट, एटिकेट बहुत बार पूछा है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है। एटिकेट का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। कंसीडर ऑल फैक्ट्स, कि जितने भी फोर, ऑल फैक्ट्स का मतलब वही पक्ष विपक्ष सबको समझे। पोस्टपोन एक्शन, पोस्टपोन का मतलब है टाल देना। तो इससे पहले यहाँ तो फॉर एंड अगेंस्ट लिखे थे, फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब जो फेवर में भी वो भी, जो खिलाफ में भी वो भी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉस एंड कॉन्स का। यहाँ जो देखिए ऑप्शन बदल दिया ना, इससे पहले जो आया था उसमें हमने किया था फॉर एंड अगेंस्ट, और इसमें क्या हो गया, कंसीडर ऑल फैक्ट्स, कि किसी के फॉर और अगेंस्ट की बात करें, इसका मतलब उसके सारे फैक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देकर जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चुनना रहता है। माई क्लोज फ्रेंड, कि मेरा जो क्लोज फ्रेंड था, नजदीकी फ्रेंड था, गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली, कि उसका जो अभी पहला जॉब है उसको गॉट फ्रॉम सॉक, उससे गेट सैक मिल गया उसका। अब क्या कहें, इसका मतलब प्रमोशन मिल गया, छुट्टी मिल गई, ट्रांसफर मिल गया, क्या होगा, रिजाइन, रिजाइन कर दिया, गॉट रीड ऑफ, छुटकारा हो गया। वॉज डिमोटेड, अवनति कर दिया, घटा दिया। वॉज डिसमिस्ड, उसको बर्खास्त कर दिया, जॉब से निकाल दिया। क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। तो क्या होगा, डिसमिस्ड, उसको बर्खास्त कर दिया। गेट सैक मतलब होता है एक्स, कहीं कभी लिखा रहता है एक्स, तो एक्स का मतलब भी क्या होता है, और गेट सैक का मतलब होता है बर्खास्त करना। एक्स, ही वाज एक्स्ड, लिखा माय क्लोज फ्रेंड वाज एक्स्ड, तो उसका मतलब एक्स का वैसे मतलब होता है कुल्हाड़ी, और एक्स वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब बर्खास्त करना भी होता है। दोनों में तो ध्यान में रखिएगा। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर strikes a woman the moment she sees her husband talking to another pretty woman, कि कोई औरत है, अगर वो अपने पति को किसी दूसरे खूबसूरत महिला से, महिला से नहीं, दूसरे खूबसूरत महिला से अगर बातचीत करते देखेगी तो उसके दिल में क्या होगा बताओ। खूबसूरत महिला से बातचीत करते हो, ये तो पता ही होगा, एंगर, गुस्सा आ जाएगा, हेट्रेड, नफरत हो जाएगा, एनवी, क्या, जलन होने लगेगी, जेलसी, क्या होगा। तो इसमें एनवी और जेलसी वैसे मीनिंग एक ही जैसा होता है, दोनों का मीनिंग एक ही है, एनवी और जेलसी लगभग एक जैसा ही होता है। तो लेकिन एनवी क्या होता है, हम किसी के दूसरे के जैसा अगर बनना चाहते हैं उसको एनवी कहते हैं। किसी से प्रतिस्पर्धा करके किसी के जैसा बनना चाह रहे हैं, कुछ हमें हीन भावना आ रहा है और फिर हम उसके जैसा बनना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, तब जो जलन होती है उसको एनवी कहते हैं। और जेलसी क्या है, कि आपको ऐसे ही दिल में किसी बात को लेकर जलन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके हिसाब से देखें तो क्या कहेंगे, डी, जेलसी। ठीक है। एनवी होता है किसी को पाने के लिए, किसी से प्रतियोगिता करते हुए जलन होना, ईर्ष्या होना। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब क्या,
टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, कि दांत और नाखून दोनों से फाइट करना, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट अ लूजिंग बैटल, कि जो बैटल आप हार रहे हैं उसको लड़ना, टू अपोज रिसोल्यूटली, कुछ कुछ एकदम तगड़े ढंग से लड़ना, रिसोल्यूटली का मतलब मजबूत, टू हैव अ फिजिकल फाइट, भौतिक लड़ाई होना, टू लॉज ऑफ फॉर्मल प्रोटेस्ट, कि औपचारिक रूप से क्या करना, विरोध करना, लॉज का मतलब यहां करना, फाइट अ लूजिंग बैटल, अपोज रिसोल्यूटली, कि हारते हुए लड़ाई को लड़ना, बड़ी मजबूती के साथ अपोज करना। तो फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है जी जान लगा के लड़ना, जितना संभव हो वो सारा ताकत झोंक देना, जो भी पॉसिबल हो वो सारा ताकत लगा देना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो मीनिंग क्या हो जाएगा, टू अपोज, क्या हो जाएगा, टू अपोज रिसोल्यूटली, का मतलब मजबूती से पूरी ताकत लगा देना। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, इस ये एरर में भी पूछता है, क्या करते हैं, या तो वंस का एपोस्ट्रोफी एस हटा देगा, या जो विट्स में एपोस्ट्रोफी है दोनों में एपोस्ट्रोफी एस, एक एपोस्ट्रोफी एस को हटा देता है, कॉमन एरर में भी ये पूछता है। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या, टू अंडरस्टैंड थॉरोली, पूरी तरह से समझ जाना, टू बी पजल्ड, उधेरबुन में होना, कंफ्यूजन में होना, टू बी अ स्टूपिड पर्सन, बेवकूफ होना, टू बिहेव इरेशनली, बेवकूफ की तरह, गैर जिम्मेदार की तरह बात करना। तो टू बी एट वन सेंस का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं इसको किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ समझ में नहीं आना कि क्या करें और क्या नहीं करें, असमंजस में, दुविधा में, एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, इसको कहते हैं एट वंस विट्स एंड। तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन हो जाएगा, टू बी पजल्ड, बी, टू बी पजल्ड। द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो मैनेजर था उसने जो कंपनी का अकाउंट था कंपनी का अकाउंट था उसको डॉक्टर कर दिया। अब डॉक्टर कर दिया क्या है, इसका मतलब क्या, उसको डॉक्टर बना दिया, वैद्य बना दिया, चिकित्सक बना दिया, ऐसा होगा क्या, डॉक्टर बना दिया क्या। तो टू मेक चेंजेस इन अकाउंट्स बुक, अकाउंट बुक में कुछ चेंज कर दिया, क्लियर द डॉक्टर्स बिल, डॉक्टर का जो बिल था उसको क्लियर कर दिया, टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, बहुत डिटेल में वेरीफाई कर दिया, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, कि अकाउंट्स में गड़बड़ी कर दिया, मैनिपुलेट का मतलब क्या, छेड़खानी करना, कुछ चेंज करना, परिवर्तन करना अपने हिसाब से, गड़बड़ी करना, मैनिपुलेट कर रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट। तो इसका मतलब डॉक्टर अकाउंट, डॉक्टर नाउन भी है, डॉक्टर वर्ब भी, नाउन के रूप में डॉक्टर का मतलब तो जानते हैं चिकित्सक, लेकिन वर्ब के रूप में डॉक्टर का मतलब क्या होता है, छेड़खानी करना, खासकर अकाउंट के साथ। तो इसलिए क्या हो जाएगा डी, तो मैनिपुलेट द अकाउंट्स, यानी अकाउंट में जो गड़बड़ी होती है, अकाउंट में जो छेड़खानी होती है उसको हम कहते हैं डॉक्टर, डॉक्टर करना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी कुड नेवर मेजर अप, अब ये जो मेजर अप है ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया, ये इडियम नहीं है, मेजर अप जो है फ्रेजल वर्ब हो गया। शी कुड मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, उसके जो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन थे, पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन थे उसको मेजर अप नहीं कर पाई या मेजर अप कर पाई, जो भी हो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन। तो रीच द लेवल, उस लेवल तक पहुंचना, वर्क एज हार्ड, उतनी तरह से मेहनत करना, एसेस द अमाउंट, किसी अमाउंट का आकलन करना, इंक्रीज हर हाइट, अपनी हाइट को नहीं बढ़ा पाई। तो मेजर अप का मतलब होता है कि जैसे हिंदी में कहता है किसी के उम्मीदों पर खड़े उतरना, किसी के उम्मीद के अनुरूप होना, जैसा आपसे कोई उम्मीद कर रहा है उसके हिसाब से होना, किसी के उम्मीदों के अनुरूप होना, किसी की उम्मीद पर खड़े उतरना, मेजर अप, बराबर होना किसी चीज के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर मीनिंग क्या निकलेगा, रीच द लेवल, कि जो उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन था उस लेवल तक वो पुनः पहुंच पाई। द लिटिल गर्ल, जो छोटी सी लड़की थी, विथ हर फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब क्या होता है, बिना गलती के, बिना किसी गलती के, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस, शानदार भी कह सकते हैं, त्रुटिहीन, त्रुटिहीन, बेदाग, बेदाग भी कहते हैं, निष्कपट निश्चल भी कहते हैं, परफॉर्मेंस, स्टोल द शो, तो क्या वो शो को चुरा लिया। तो अगर हम फ्लॉलेस परफॉर्मेंस करेंगे तो क्या शो की चोरी हो जाएगी। तो स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, ये तो हुआ नहीं। क्रेप्ट इनटू द शो, रेंगते हुए चली आई शो में, ये भी कोई मतलब नहीं। वन एवरीबॉडीज प्रेस, ये हो सकता है कि सबकी प्रशंसा ढूंढ लिया। डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, शो से भाग गई, ये तो तीन ऑप्शन तो गया ही नहीं भाग, तो क्या हो जाएगा सीधा
ये तो ऑप्शन से बन जा रहा सी, वॉन एवरीबॉडीज प्रेज। द थीप वाज ऑन द गुड टर्म्स विद द पुलिस। जो चोर था उसका पुलिस के साथ क्या हो सकता है? तो भाई चोरी करना है ठीक से किसी के इलाके में किसी जगह पे, फिर पुलिस के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझदार है। तो सेंटेंस देखकर ही पता चल जाता है चोर और पुलिस का कैसा रिलेशन होना चाहिए। वैसे होना चाहिए लीगली तो बड़ा एंटी होना चाहिए, खिलाफ होना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसा होता नहीं है। केप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन बना के रखता है। वाज फ्रेंडली, दोस्ताना रवैया रहता है। फॉलोड द रूल्स, नियम कानून, चोर और नियम कानून को फॉलो करिए तो कोई सेंस। एग्री विद देम, सहमत रहते हैं। तो उस पूरे सेंटेंस से हुआ कि साठगांठ, कि पुलिस और चोर जो था पुलिस के साथ साठगांठ बना कर रखता था, यानी मेलजोल बना कर रखता था। मेलजोल बना के रखे हैं, साठगांठ बना कर रखे हैं, इसका मतलब क्या? फ्रेंडली रिलेशन। क्या होगा? वाज फ्रेंडली, वाज फ्रेंडली। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। इसमें भी जो टर्न डाउन है, इसमें जो टर्न डाउन है, ये क्या टर्न डाउन? जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न डाउन बाय द पुलिस। ये फ्रेजल टर्न डाउन, यहाँ पे फ्रेजल। तो जॉन का जो ऑफर था उसको पुलिस ने टर्न डाउन कर दिया, सेंट बैक वापस कर दिया, ट्विस्टेड अराउंड इधर उधर घुमा दिया, रेफ्यूज्ड इनकार कर दिया, हैंडेड ओवर सौंप दिया। तो टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार कर देना, खारिज कर देना, नहीं मानना। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? रेफ्यूज्ड, खारिज कर देना, किसी बात को नहीं मानना। चिंतन इज सो इनोसेंट, चिंतन जो है वह इतना इनोसेंट है, इतना मासूम है, दैट ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, कि उसका जो दिल है वो अपना कहाँ रखता है? अपने स्लीव में रखता है। ये तो वियर्स वन हार्ट इन स्लीव पहले भी आ चुका है। तो इसको तो आप देखते ही बना देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है कि देखते ही बना देना चाहिए, बना भी देंगे। क्या होना चाहिए बताइए? वियर ड्रेस दैट डज नॉट मैच, ऐसा ड्रेस पहनता जो मैच नहीं करता। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ओपनली, फ्रैंक याद है, इससे पहले आ गया था फ्रैंक, मुझे तो याद है कि खुलेआम अपने फीलिंग्स बता देता है। वियर्स कलरफुल ड्रेस, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ हार्ट प्रिंटेड ऑन इट्स स्लीव, कि अपना जो स्लीव है शर्ट वगैरह उस पर दिल के प्रिंट बना लेता है और उसके हिसाब से फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। ये तो कोई सेंस नहीं हो रहा। तो अपनी बात को खुल के कह देता है, जो उसके अंदर है, जो उसके दिल में है, उस बात को खुलकर बता देता है। यही कहने का सेंस है, यही होना भी चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी होना चाहिए। द पुअर सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या? अधीन, किसी के अधीन काम करने वाला। आर मेड एस्केप गॉड्स बाय देयर सुपेरियर्स, कि जो सुपेरियर्स है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जो छोटे काम करने वाले, अधीन काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एस्केप गॉड बनाया जाता है। पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, यहाँ अदर्स में अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए। अदर्स मिसडीड्स की दूसरे की गलती के लिए, मिसडीड का मतलब गलती, बुरा काम के लिए सजा दिया जाता है। डेवलप्ड पुअर रिलेशन, गरीब थोड़ा खराब रिश्ता बनाया जाता है। ट्रीटेड हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, बड़े प्यार से और रेस्पेक्ट से, सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है। स्कोल्डेड विथ एरोगेंट रिएक्शंस, कि बड़े ही एरोगेंट मतलब घमंड भरे लहजे के साथ उनको डांटा जाता है। स्कूल का मतलब क्या? डांटा। तो स्केप गॉट का मतलब अगर आपने हिंदी में सुना होगा कभी, तो हिंदी में एक वर्ड का यूज करता है, बलि का बकरा। बलि का बकरा। तो बलि का बकरा कहने का मतलब क्या होता है? कि गलती किसी और की है, गलती किसी और की है और सजा किसी और को मिल गई। गलती किसी और की है और सजा आपने किसी और को दिया है। इसको हम क्या कहते हैं? बलि का बकरा बनाना। क्या कहते हैं? बलि का बकरा बनाना। क्या हो जाएगा? पनिश्ड फॉर अदर्स मिस्टेक्स, दूसरे की गलती के सजा देना। इट वॉज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इट वॉज अ रेड लेटर डे, इट वॉज अ रेड लेटर डे। तो दुनिया के इतिहास में एक रेड लेटर डे था, मतलब क्या? अ डे विथ ब्लड सेड, शॉर्ट लिख दिया, सेड होना चाहिए, ब्लड सेड, खून खराबा का दिन।
डेंजरस नोट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए डेंजरस नोट था, खतरनाक नोट था। अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, कुछ खुशी के घटना के लिए दिन क्या था, काफी मेमोरेबल था। अ डे विथ लव एंड वार्मथ, ऐसा दिन जिसमें प्रेम और रिश्तों की गर्माहट भरी हुई थी। वार्मथ का मतलब ऐसा क्या, तो आपको पता है रेड लेटर का दिन मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन। तो महत्वपूर्ण दिन के हिसाब से यहाँ पर क्या लग रहा है, एक ही ऑप्शन देख रहा है ये, क्या सी, सी दिख रहा है। हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय, उसके फ्रेंड ने, उसके दोस्तों ने लड़के को पीटा। क्यों पीटा भाई, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, कि ओल्ड स्कोर को पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब ऐसा था चुकाना, तो पुराने स्कोर को आपने चुकाया। हिसाब किताब, स्कोर का मतलब क्या हुआ, हिसाब किताब जो भी कह सकते हैं आप। तो पुराने स्कोर को चुकाया, हिसाब किताब क्या क्या करने का फिर वो, रिफंड द ड्यूज, कि पुराने हिसाब किताब को जो टेक रिवेंज, बदला लेना। टू फोर्स हिम टू बी अ स्कोरर इन मैच, कि मैच में स्कोर करने के लिए फोर्स किया, बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, क्योंकि उसने पहले स्कोर नहीं कर रखा था। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब हुआ कि किसी ने अगर आपके साथ गलत किया तो उसके साथ आपने भी गलत किया, किसी ने आपको पीटा तो आपने भी उसको पीट दिया, इसका मतलब बदले की कार्रवाई। हिसाब किताब बराबर करने का मतलब यानी पैसे वैसे देके हिसाब किताब करना, किसी ने आपके साथ गलत किया तो उल्टे आपने भी उसके साथ गलत किया है, यानी ईंट का जवाब पत्थर, ये होता है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। तो इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा, टू टेक रिवेंज। टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, ये भी आपको रिपीट हो रहा है मेरे ख्याल से। मैन ऑफ लेटर्स, क्या मीनिंग निकाल दे, चिट्ठी वाला आदमी मीनिंग निकाले क्या, मैन ऑफ लेटर्स चिट्ठी वाले आदमी थे, टैगोर साहब चिट्ठी बांटा करते थे। ऑफ वाइड कॉन्टैक्ट्स, बड़े कॉन्टैक्ट वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग उस कॉन्टैक्ट था। एन एक्सलेंट लेटर डिक्टेटर, कि लेटर को बहुत अच्छी तरह से डिक्टेट करने वाले थे, बोलने वाले थे। डिक्टेटर का मतलब क्या, बोलता है, जो बोलता है। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, की लेटर्स लिखने, चिट्ठी लिखने के बड़े महान लेखक थे। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, कि जो लिटरेरी आर्ट होता है साहित्यिक रचना, उसमें प्रोफिशिएंट थे। प्रोफिशिएंट का मतलब काफी कुशल थे, योग्य थे, निपुण थे, एक्सपर्ट थे। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर। तो विद्वान होगा तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, लिखने पढ़ने में काबिल होगा। तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो रहे थे, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, पढ़ने लिखने में काबिल। द रेपुटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू रिसेशन, कि रिसेशन के कारण से जो रेपुटेड कंपनी है इन द रेड, इन द रेड, लाल में, लाल में तुम्हारा क्या है, पीपीटी भी है, पीडीएफ भी दिख रहा है, लाल ही दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए सेंस, क्या होना चाहिए अर्थ, तो इन द रेड का मतलब होता है कि ठीक से पैसा नहीं कमा पाना। इन द रेड, इन एक तो इन रेड लेटर डे है, वहां मीनिंग बदल जाता है। इन द रेड का मतलब होता है कि जितना आपका खर्च है उस खर्च के हिसाब से आप पैसा नहीं कमा पा रहे, जो आपका खर्च है उस खर्च के हिसाब से आप पैसा नहीं कमा रहे हो, जो खर्च के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप नुकसान में जा रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा ना, मेकिंग मनी, ये तो होगा नहीं, पैसा कमाने तो होगा नहीं। लूजिंग मनी, ये हो जाएगा पैसा खोना। इन डेंजर का मतलब खतरा। स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग खर्च तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, खर्च तो, खर्च करने में लूजिंग मनी का कोई सेंस नहीं है, खर्च तो हमको मन हुआ जाके कार खरीद लिया तो ये भी स्पेंडिंग मनी है। तो लूजिंग मनी का मतलब नुकसान होना है, जितना पैसा कमाना नहीं उससे ज्यादा गंवाना, तो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। दे ऑफर्ड 6 months रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वेकेट द बिल्डिंग। 6 months रेंट, 6 महीने का रेंट ऑफर किया, इन ल्यू ऑफ, अब इसमें तो कुछ अंडरलाइन ही नहीं किया, तो अंडरलाइन तो फिर मुझे करना पड़ेगा, ये है ईडीएम, तो इसमें ये है इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ ईडीएम है। तो क्या होगा कि भाई जो नोटिस मिला उसको वैकेट करने का, खाली करने का, किसी का नोटिस मिला वैकेट करने का, खाली करने का। तो जब किसी को वैकेट करने का, खाली करने का नोटिस मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस मिला तो इसके बदले क्या करेंगे, दे ऑफर्ड 6 months रेंट, तो 6 महीने उसके बदले में होगा। तो इन स्पाइट ऑफ का तो मतलब कुछ बनाने के बावजूद हो जाएगा। इन प्लेस ऑफ, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ होता नहीं थी तो ऑप्शन ऐसे ही करते। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, तो इसका मतलब इन प्लेस ऑफ के बदले, कि वेकेट करने का जो नोटिस दिया उसके बदले उन्होंने क्या कहा कि भाई 6 महीने का के बदले, के स्थान पर। इन लियो ऑफ का मतलब किसी के बदले, किसी के स्थान, इन लियो ऑफ, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। और 30 तो हमारे पूरे हो गए, कुछ इसमें रिपीट भी थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपीट क्योंकि एग्जाम में भी रिपीट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और एग्जाम में रिपीट होता है तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं।
और कौन कौन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कौन कौन ऐसा इडियम है जो बार बार आ जा रहा है, तो उस पर और ज़्यादा ध्यान रखना है। इम्पैक्ट अकेडमी हमेशा हर वक्त आपके साथ है, रहेगा। कभी भी कोई डाउट हो, कभी भी प्रॉब्लम हो, तो पूछने में कभी हिचकिचाना नहीं, हमेशा कांटेक्ट करना है। जय हिंद।